हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में देखने वाले हैं। तो इसका दूसरा नाम नेसोफेरेंजियल फाइब्रोमा एसआपी है। ठीक है, नेसोफेरेंजियल फाइब्रोमा या जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा दोनों एक ही कंडीशन है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये डिसीज क्या है। तो कि ये बिनाइन ट्यूमर है नेसोफेरिंग्स का। अब नेसोफेरिंग्स के ट्यूमर की अगर बात करें हम तो दो टाइप के हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर हो सकते हैं एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं। दोनों में भी एग्जांपल्स बहुत से हैं, जैसे कि एक दो में अगर आपको बताऊं तो नेसोफेरिंग्स के बिनाइन ट्यूमर में सबसे पहला ये है जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। उसके बाद कोएनल पोलिप, स्क्वामस पेपिलोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ये सब बिनाइन ट्यूमर्स है। इसके अलावा भी है बट मेनली मैं आपको दो तीन नाम बता रही हूँ सिर्फ। इसके अलावा अगर मेलिग्नेंट कंडीशन की बात करें नेसोफेरिंग्स की तो उसमें भी है कार्सिनोमा ऑफ द नेसोफेरिंग्स, लिम्फोमा, मेलेनोमा, ये सब कुछ कंडीशन है मेलिग्नेंसी में। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस डिसीज की जो कि है जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ये क्या है तो कि बिनाइन ट्यूमर है नेसोफेरिंग्स का। एंड ये जो बिनाइन ट्यूमर है, जनरली बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है तो कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, जनरली होते हैं। बट इस ट्यूमर, ये वाला जो बिनाइन ट्यूमर है ना, उसके मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही रेयर है। ठीक है, एंड यूजुअली ये एडोलसेंट्स बॉयज़ में देखने को मिलता है, इसलिए इसके नाम के आगे जुवेनाइल लगता है। ठीक है, ये हो गए इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्यूमर है एंजियोफाइब्रोमा, ये जो ट्यूमर है वो अराइज कहाँ से होगा, कहीं से तो स्टार्ट होगा ना ये। तो इसका साइट ऑफ ओरिजिन क्या है ये देखते हैं हम। तो साइट ऑफ ओरिजिन क्या है तो कि लेटरल नेजल वॉल जो होती है हमारे, लेटरल वॉल ऑफ नोज, लेटरल नेजल जो वॉल होती है उस पे टेरिगोइड फोसा के रूट में स्फिनोपेलेटाइन जो फोरामेन वाला एरिया है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। अगर आपको अभी नहीं पता कि ये जो मैंने नाम बोले, अगर आपको नहीं पता कि टेरिगोइड प्रोसेस कहाँ पे है, टेरिगोइड फोसा कहाँ पे है, फिर स्फिनोपेलेटाइन फोरामेन कहाँ पे है, तो मैं साइड में इसके फ़ोटो रख दूँगी, आप उस फोटो में देख लेना कि ये जगह कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो एरिया है वो इसका साइट ऑफ ओरिजिन है। अब क्या है कि ये जो ट्यूमर है ना वो वास्कुलर ट्यूमर है, मेनली बहुत सी ब्लड वेसल्स होती है इस ट्यूमर में। तो इसकी ब्लड वेसल्स बहुत सी ब्रांचेस होती है बट मेन इसकी ब्लड सप्लाई कौन सी होने वाली है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेन ब्लड सप्लाई इसकी है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी हो सकती है बट इंटरनल मैक्सिलरी जो आर्टरी है वो इसकी मेन ब्लड सप्लाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पैथोलॉजिक फीचर्स के बारे में। तो जनरली कोई भी पैथोलॉजिक फीचर्स में हम क्या देखते हैं मेनली तो कि ग्रोसली वो ट्यूमर कैसा दिखेगा एंड माइक्रोस्कोपिकली उसमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोसली ये ट्यूमर जो है वो कैसा दिखेगा। तो कि सेसाइल, ग्रोसली कैसा दिखेगा, सेसाइल मतलब कि इमोबाइल, फिर लोब्यूलेटेड होगा, रबरी होगा, डार्क रेड और टेन ग्रे कलर का होगा ग्रोसली अगर हम इस ट्यूमर को देखेंगे तो। फिर माइक्रोस्कोपिकली क्या है तो कि ये जो माइक्रोस्कोपिकली ये जो ट्यूमर मैंने आपको अभी ही बताया कि मेनली वेसल्स बहुत सी होती है। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगी एंड फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें जो वेसल्स होती है ना उस वेसल्स में क्या होता है तो कि ये जो वेसल्स होती है ना उसमें क्या होता है तो कि वेसल्स के अंदर सिर्फ एंडोथेलियल लाइनिंग होती है। ठीक है, जस्ट एंडोथेलियम लाइंड स्पेस, ये जो वेसल्स होती है उसमें सिर्फ एंडोथेलियम की एक लाइनिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगी और मसल कोड भी नहीं प्रेजेंट होगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है तो कि अगर ये वेसल्स ब्लीड हो रही है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो इसमें तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मसल कोट नहीं है, इलास्टिक टिश्यू नहीं है, इसलिए सिर्फ एंडोथेलियम लाइंड स्पेस है। तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन इस वेसल्स का नहीं हो सकता। जनरली को किसी भी जगह ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होगी तो कि सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मेनली, तो उसी से ब्लीडिंग, छोटी सी अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग है तो उसी से स्टॉप होती है बट इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एंड ब्लीडिंग
कैन नॉट कंट्रोल बाय एप्लीकेशन ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के एप्लीकेशन से भी ये ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो सकता। इसीलिए हम अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये वाला जो ट्यूमर है ना, उसमें हम डिजिटल पाल्पेशन भी नहीं कर सकते, बायोप्सी तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर ऐसा करा हमने तो मैसिव ब्लीडिंग होगा एंड पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब आपको जब मैं वो बताऊंगी तो इसका रीज़न यहाँ पे समझना है आपको, क्योंकि इस ट्यूमर के अंदर, ये जो ट्यूमर होगा उसमें बहुत सी वेसल्स प्रेजेंट होगी। आप ये मान लीजिए ना, पूरा वेसल से ही भरा हो ये ट्यूमर, ऐसा भी मान सकते हैं आप। बहुत सी वेसल्स होगी एंड ये जो वेसल्स होगी उसमें जस्ट एपिथेलियम ही प्रेजेंट होगा, इलास्टिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगी, मस्कुलर कोट नहीं प्रेजेंट होगा। इसीलिए अगर ये वेसल्स ब्लीडिंग करेगी, ब्लीड होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगी। इसलिए इसमें हम डिजिटल पाल्पेशन एंड बायोप्सी नहीं कर सकते। फिर अब हम ये देखते हैं कि ये ट्यूमर अगर एक्सटेंड होगा, अगर इस ट्यूमर की साइज़ इंक्रीज होगी तो ये आसपास के एरिया में भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, आसपास में नेज़ल कैविटी में स्प्रेड हो गया अगर तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, इसकी वजह से नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फिर आसपास में पैरानेसल साइनस में भी ये स्प्रेड हो सकता है। फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, ऑर्बिट्स में, क्रेनियल कैविटी में, ये सब जगह पे ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, जनरली आसपास के सब एरिया में स्प्रेड हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरली किस एज में कॉमनली देखने को मिलता है। तो जनरली 10 to 20 ईयर के एज में ये कॉमनली देखने को मिलता है, उसमें भी मेल में। ठीक है, मैंने आगे आपको यहाँ पे बताया कि जो ये एडोलेसेंट्स बॉयज़ में देखने को मिलता है, तो वही है यहाँ पे कि 10 to 20 ईयर्स में कॉमनली देखने को मिलता है एंड मेल में। फिर ये जो ट्यूमर है उसके कार्डिनल सिम्टम्स कौन से हैं? कार्डिनल सिम्टम्स जो कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन प्लस इंटरमिटेंट एपिस्टेक्सिस। अब इस ट्यूमर की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड प्रोलॉन्ग्ड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डी नेजल स्पीच होगी, जो स्पीच का जो नेजल वाला पार्ट है वो नहीं होगा, एंड एपिस्टेक्सिस होगी। एंड एपिस्टेक्सिस कैसी होगी? तो कि प्रोफ्यूज, रिकरेंट एंड स्पॉन्टेनियस, बार बार से होगी ये एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब कि क्या? तो कि नोज में से ब्लीडिंग होना। एंड इतना सारा एपिस्टेक्सिस होने की वजह से ब्लड बहुत ही लॉस होगा, तो इसकी वजह से ये पेशेंट एनेमिक भी हो सकता है। फिर इसके साथ साथ इसमें यूस्टेशियन ट्यूब का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो नेजोफेरिंग्स वाला एरिया है वहाँ पे ओपन होती है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब कौन से पार्ट को कनेक्ट करती है? तो कि मिडिल ईयर को एंटीरियर वॉल पे होती है, मिडिल ईयर की एंटीरियर वॉल से स्टार्ट होती है एंड मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स ये यूस्टेशियन ट्यूब होती है। तो अगर नेजोफेरिंग्स में कोई मास है तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा? तो कि ये जो मिडिल ईयर के सिक्रेशंस है वो ड्रेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे? तो कि नेसोफेरिंग्स में ड्रेन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। इसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है? तो कि अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें नेसोफेरिंग्स में एक मास देखने को मिलेगा, वो क्या होगा? तो कि ये ट्यूमर होगा, नेसोफेरिंग्स का जो बिनाइन ट्यूमर है वो। फिर ये जो ट्यूमर होगा वो कैसा दिखने को मिलेगा? तो वो जो मैंने पैथोलॉजिकल फीचर्स ग्रोस में आपको बताया ना, वही। तो कि सेसाइल होगा, लोब्यूलेटेड होगा, लोब्यूलेटेड भी हो सकता है एंड स्मूथ भी हो सकता है। फिर उसका कलर पिंक, पर्पल कोई भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी फर्म होगी बट डिजिटल पाल्पेशन शुड नेवर बी डन। ये आपको याद रखना है कि डिजिटल पाल्पेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, डिजिटल पाल्पेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर डिजिटल पाल्पेशन कर दिया और अगर बाय चांस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो ब्लीडिंग कंट्रोल तो नहीं हो सकती, तो मैसिव ब्लड लॉस होगा एंड फिर शॉक में चला जाएगा पेशेंट, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हमें डिजिटल पाल्पेशन नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर क्रेनियल कैविटी में एक्सटेंड हो गया है तो ये जो नर्व्स है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिस भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर चिक में स्वेलिंग देखने को मिल सकता है अगर इनकी साइज इसकी बहुत इंक्रीज हो गई है तो। एंड
अगर इस ट्यूमर का एक्सटेंशन ऑर्बिट तक हो गया है तो प्रोप्टोसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हमें डायग्नोस करना हो इस ट्यूमर को तो हम कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करना हो तो जनरली डायग्नोसिस ना क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे, क्लिनिकल पिक्चर्स के बेस पे ही होता है। ठीक है, अगर बायोप्सी कर नहीं सकते, क्यों, अगर बायोप्सी करने की ट्राई करी और ब्लीडिंग हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो बायोप्सी जनरली नहीं करते, बेस मोस्टली क्लिनिकल पिक्चर्स के बेस पे ही हम डायग्नोस करते हैं। फिर अगर आपको बायोप्सी करनी ही है तो क्या करना है, तो कि जनरल एनेस्थीसिया पे करनी पड़ेगी, अंडर जनरल एनेस्थीसिया करनी है बायोप्सी, एंड ब्लीडिंग कंट्रोल का सब मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। एंड अगर सीवियर ब्लीडिंग हो जाए फ्यूचर में, अगर हो बायोप्सी के बाद, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की सब तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली नहीं ही करते, बट अगर करनी हो तो की बात है। फिर इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या कराएंगे, तो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो कि सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके अलावा हम कैरोटिड एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं। कैरोटिड एंजियोग्राफी, ठीक है, कैरोटिड एंजियोग्राफी की मदद से हमें क्या पता चलेगा, तो कि कौन कौन सी वेसल्स उस ट्यूमर के अंदर सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, मेन वेसल कौन सी इन्वॉल्व है, वो सब हमें कैरोटिड एंजियोग्राफी की मदद से पता चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, तो कि सीटी स्कैन है। इसके अलावा हम कैरोटिड एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि ये सब कुछ करते टाइम भी हमें ब्लड का अरेंजमेंट रखना ही है। क्यों, क्योंकि ब्लड अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ना हम एमआरआई भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसकी, तो ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल एक्सेशन ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ठीक है, सर्जिकली हमें इस ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम फिर रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी भी दे सकते हैं। सिंगली रेडियोथेरापी दे सकते हैं, कीमोथेरापी सिंगली दे सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आइडिया आ गया है कि ये ट्यूमर क्या है, ये कंडीशन क्या है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टा आईडी पे, मेल पे, कहीं पे भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।